अल्लाह हुज़ द मोस्ट बेनिफिशिएंट एंड मोस्ट मर्सीफुल। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर उमारा और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोचेस। और क्वालिटेटिव रिसर्च जो है ये एक बहुत ब्रॉड टर्म है और इसकी अम्ब्रेला के अंदर बहुत सारी अप्रोचेस आती हैं। और अगर हम लोगों को यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो अक्सर ये क्वेश्चन करते हैं कि उनको क्वालिटेटिव आर्टिकल्स नहीं मिलते या क्वालिटेटिव अप्रोचेस क्वालिटेटिव आर्टिकल्स जो हैं वो क्योंकि कॉन्टेक्चुअल होते हैं। नो डाउट के क्वालिटेटिव आर्टिकल्स जो हैं वो कम होते हैं या उनकी रिसर्च जो है वो बहुत मुश्किल से जो है वो पब्लिश होती है क्योंकि कॉन्टेक्चुअल स्टडीज़ होती हैं, जनरलाइजेबल नहीं होती। तो ज़्यादातर जर्नल्स जो हैं वो प्रेफर करते हैं कि जनरलाइजेबल चीज़ें जो है ना वो पब्लिश की जाएँ। तो जबकि कॉन्टेक्चुअल स्टडीज़ जो हैं ये वाली वो आपको बहुत कम, लेकिन क्वालिटेटिव आप जब लिखते हैं ना कि क्वालिटेटिव रिसर्च से रिलेटेड आप इस टैब के अंदर ये लिखते हैं गूगल स्कॉलर के आपको क्वालिटेटिव रिसर्च रिक्वायर्ड है, तो बहुत कम आपको आर्टिकल्स और बहुत ही वो वाले मिलेंगे जनरलाइज किस्म के। तो ये जो क्वालिटेटिव रिसर्च है, क्वालिटेटिव रिसर्च इज़ ए वेरी जनरल एंड इंक्लूड्स ए रेंज ऑफ मेथड्स एंड डिज़ाइंस। अब उसके अंदर मेथड या डिज़ाइन के थ्रू आप अपनी हाईलाइट करते हैं अपने टाइटल के अंदर अपनी अप्रोच आपने यूज़ कौन सी की है, तो इससे आप उसको अपने आर्टिकल्स को वो कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इस के व्हाट दीज मेथड्स ऑल हैव इन कॉमन इज़ दैट दे अप्रोच रिसर्च क्वेश्चन हिस्टोरिकली होलिस्टिकली एंड विद द फोकस ऑन ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड वेज दैट पीपल क्रिएट मीनिंग इन देयर लाइव्स। अब ये जिस तरह जो क्वालिटेटिव रिसर्च है ना उन सब का पर्सपेक्टिव ये है कि वो एक कोई भी एक छोटे सारे फिनोमेना को होलिस्टिकली देखता है। जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर जैसे हमने पहले भी बात की थी कि लीनियर होती है और हम लोग एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल, चार वेरिएबल्स के अंदर अंदर वो रिसर्च घूमती है। उसके अंदर उसको हम लोग कॉन्टेक्स्ट से अलग कर लेते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि उसके अंदर जनरलाइजेबिलिटी हो सके और वो उसके अंदर बायसनेस ना हो, इसलिए हम उसको कॉन्टेक्स्ट के से अलग कर लेते हैं। जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च को हम लोग कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही देखते हैं। कॉन्टेक्स्ट मतलब एक बिल्डिंग हो गई, जैसे एक सेटिंग हो गई, आपका कल्चर हो गया, आपकी ट्रेडिशंस हो गई, एक सिटी हो गया या एक कंट्री हो गया, उसके अंदर रहते हुए हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च को करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो ये जो रिसर्च अप्रोचेस होती हैं इसके क्वेश्चन, जो हमारा रिसर्च क्वेश्चन हमारा होता है वो हमें गाइड करता है कि हमने किस किस्म की रिसर्च अप्रोच को अपनाना है। जैसे अगर आपने कल्चरल स्टडीज़ करनी है तो एथनोग्राफिक रिसर्च एक अच्छी रिसर्च रहेगी। इसी तरह से अगर आपने कोई ऐसी रिसर्च करनी है जो जिसके अंदर किसी लिव्ड एक्सपीरियंस को आपने रिपोर्ट करना है, तो लिव्ड एक्सपीरियंसेस के लिए आपकी फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च बहुत सही रहती है। इसी तरह से आपने अगर एक्सप्लिसिट एक्सपीरियंसेस को रिकॉर्ड करना है और एक ऑर्गेनाइजेशन का होलिस्टिकल एनालिसिस करना है या दो तीन ऑर्गेनाइजेशंस का सेम फिनोमेना के साथ आपने होलिस्टिकल एनालिसिस करना है, तो आपके लिए केस स्टडी रिसर्च बेहतर होती है। तो इसी तरह से ये जो सारी अप्रोचेज़ हैं ये मुख्तलिफ हैं और उनके बारे में मैं आगे थोड़ा सा डिस्कस करती हूँ। दिस प्रेजेंटेशन इज़ नॉट meant टू कवर ऑल द क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोचेज इन डिटेल बट जस्ट टू गिव एन आइडिया अबाउट द डिफरेंट डिज़ाइंस दैट आर कॉमनली यूज, जिसके बारे में मैं बात कर चुकी हूँ। तीन के बारे में मैंने अभी बात की है। इन दिस प्रेजेंटेशन वी आर गोइंग टू फोकस ऑन 7 कॉमन अप्रोचेस। और इसमें बाय द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन ये ऑब्जेक्टिव्स हैं: डिस्क्राइब द कॉमन क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोचेस, डेमोन्स्ट्रेट हाउ एंड व्हेन टू कंडक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वालिटेटिव डाटा एंड अंडरस्टैंड डिफरेंट अप्रोचेस टू कंडक्ट क्वालिटेटिव रिसर्च। अब ये हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोचेस हैं। जैसे मैंने बात की थी, अगर हमने कल्चरल स्टडीज़ या हमारा रिसर्च क्वेश्चन किसी कल्चर को एक्सप्लोर करना है तो हम एथनोग्राफिक रिसर्च के थ्रू कर सकते हैं, अप्रोच के थ्रू कर सकते हैं। अब इनमें से जितनी भी अप्रोचेस सामने आपके हैं इन सब का मेथड ऑफ इंक्वायरी जैसे कि डिफरेंट है, तो इनका मेथड ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च भी सबका डिफरेंट है। इसके अंदर कुछ का लिटरेचर रिव्यू हम पहले कंडक्ट करते हैं, थ्योरेटिकल लिटरेचर रिव्यू करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग उसको रिसर्च को करते हैं। जबकि हम दूसरे में हम लोग जो भी रिसर्च डायरेक्शन मिलती है हमें उसके अकॉर्डिंग अपनी रिसर्च अप्रोच को डिफ़ाइन करते हैं। तो इसके बाद फिनोमिनोलॉजिकल स्टडी, जिसमें हम लोग इंडिविजुअल की स्टडी बात कर रहे हैं, किसी एक फिनोमिना को लेके हम मुख्तलिफ इंडिविजुअल से पूछेंगे कि वो क्या हुआ और उसमें हम सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यूज़ हम लोग प्लान करके तो हम लोग उसके अपने रिसर्च क्वेश्चन को करते हैं। तो अब ग्राउंडेड थ्योरी कि हमने एक नए फिनोमेना को एक्सप्लोर किया है या होते हुए देखा है,
तो हमने इसको रिपोर्ट करना है, तो हमने इसको ग्राउंडेड थ्योरी, इसकी ग्राउंड्स कैसे डेवलप करनी है। और इसी तरह से केस स्टडी रिसर्च, आपकी केस स्टडी रिसर्च जो है वो मुख्तलिफ तरीके से परफॉर्म की जा सकती है। नैरेटिव एनालिसिस और पीर और नैरेटिव एनालिसिस के बारे में हम लोग इस वाली प्रेजेंटेशन में या इस वाली भी आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। पीर और पार्टिसिपेट रिएक्शन रिसर्च, अब ये सारी जितनी भी हम लोग आने वाली वीडियोस के अंदर एक एक करके सबको, और मेथड ऑफ इंक्वायरी, उनका मेथड ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च, सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम बात करते हैं सिर्फ नैरेटिव एनालिसिस की। तो नैरेटिव एनालिसिस जो है, नैरेटिव एनालिसिस इज़ ए क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड दैट फोकसेस ऑन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टोरीज़। अब देखिए, स्टोरी से हम लोग डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं और थीम्स को डिफ़ाइन करते हैं, नैरेटिव्स और लाइफ हिस्ट्रीज और लोगों की हिस्ट्री से। अब ये क्या चीज़ है, नैरेटिव एनालिसिस क्या चीज़ है कि एक, जैसे अगर अक्सर आप बयानिया के बारे में सुनते हैं आजकल, बयानिया के इस पॉलिटिकल पार्टी का क्या बयानिया है, इस पॉलिटिकल पार्टी का क्या बयानिया है, नैरेटिव क्या है, किस नैरेटिव के ऊपर हमारा मुल्क चल रहा है, किस नैरेटिव को सामने रखते हुए हम लोग अपनी चीज़ों को प्लान करें, या कौन सा नैरेटिव जो है वो किस जगह पर इम्प्लीमेंटेड है। तो जो नैरेटिव, उसका एनालिसिस, मतलब मुख्तलिफ नैरेटिव्स को हम सामने रख लेंगे, उसके बाद उसका वन बाय वन एनालिसिस करेंगे कि कितने लोग इस नैरेटिव के साथ हैं, कितने लोग इस नैरेटिव के साथ हैं। तो नैरेटिव एनालिसिस मतलब लोगों के मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स हैं कि किसी भी एक चीज़ को लेके, तो उसका उसके रेलिवेंट हो सकता है। अब जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल के तौर पर बताया कि कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, सपोज मुल्क के अंदर दो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उसमें एक पॉलिटिकल पार्टी के फॉलोअर्स कितने हैं और उनका नैरेटिव क्या है, वो क्यों एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, और एक दूसरी तरफ दूसरा नैरेटिव क्या है, वो किसकी बेस के ऊपर। अब वो नैरेटिव का एनालिसिस कि कौन सा नैरेटिव जो है वो इन द लॉन्ग रन बेहतर है और इन द शॉर्ट रन बेहतर है। तो अब इसके बाद जो नैरेटिव एनालिसिस है, इट इन्वॉल्व्स एग्जामिनिंग द स्ट्रक्चर, कंटेंट, अपने इसको परफॉर्म कैसे करना है एक रिसर्च के अंदर। अब जैसे कि हमारे क्वेश्चंस डिफरेंट हो सकते हैं, हमारा नैरेटिव एनालिसिस है जैसे कि हमारी रिसर्च क्वेश्चन के ऊपर बेस करती है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है पॉलिटिकल, तो इसी तरह से हम लोग मज़ीद बिजनेस से रिलेटेड एग्जांपल्स आगे डिस्कस करेंगे। तो इट इन्वॉल्व एग्जामिनिंग द स्ट्रक्चर, कंटेंट एंड मीनिंग ऑफ द नैरेटिव्स टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस, सोशल प्रोसेसेस, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एंड आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन। तो कि लोग किस तरह से अपने सोशल प्रोसेसेस को, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करते हैं और उसको क्या मीनिंग देते हैं। द नैरेटिव एनालिसिस एम्स टू अनकवर द अंडरलाइंग थीम्स, पैटर्न्स एंड डिस्कोर्सेज एम्बेडेड विद द नैरेटिव्स, और नैरेटिव्स के अंदर क्या है, थीम्स क्या हैं, उधर से हम पैटर्न्स को, अब जो भी स्टोरी वो सुनाते हैं ना लोग, तो उनमें से हम लोग कॉमन थीम्स और अनकॉमन थीम्स को आइडेंटिफाई करके अलग कर लेते हैं। शेडिंग लाइट ऑन द सब्जेक्टिव मीनिंग अट्रीब्यूटेड टू इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस। तो इस तरह से हम लोग अपनी रिसर्च करते हैं। इसी तरह जो की करेक्टरिस्टिक्स हैं नैरेटिव एनालिसिस की, वो स्टोरी टेलिंग एज डाटा। जो भी हम स्टोरीज़ लोगों से सुनते हैं अपने रिसर्च क्वेश्चन से रिलेटेड, तो उनको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसके बाद हम उन स्टोरीज़ को कॉन्टेक्स्ट टेक्स्ट की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं और उसके बाद हम उसका एनालिसिस करते हैं। द नैरेटिव एनालिसिस कंसिडर नैरेटिव एज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा। जो भी स्टोरी है हमारी, वो हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा है। नैरेटिव्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ओरल स्टोरीज, रिटन अकाउंट्स, इंटरव्यूज़, लाइफ हिस्ट्रीज, डायरीज और एनी अदर मीडियम थ्रू विच इंडिविजुअल एक्सप्रेस देयर एक्सपीरियंसेस और पर्सपेक्टिव। जो भी अपना एक्सपीरियंस करते हैं, जो भी उनका वे ऑफ टेलिंग समथिंग होता है, तो वो अपने स्टोरी के अंदर उसको बयान कर देते हैं। तो उसके अंदर से ही जो रिसर्चर होता है वो उन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करता है। जैसे कोई भी एक आपका कोई बात हो सकती है कि जैसे नए लोग हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, उनको हायर किया गया है, तो उनका फ़र्स्ट डे कैसा था, तो उनको फ़र्स्ट डे में उन्होंने आके क्या फ़ील किया, उनको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े। अब वो इस ऑर्गेनाइजेशन अपना नैरेटिव एनालिसिस जब करेगी, तो उनको अपनी डिसीजन मेकिंग में आहिस्ता आहिस्ता आसानी पैदा होना शुरू हो जाएगी कि अच्छा, लोगों जो नए लोग आते हैं उनकी कॉमन चैलेंजेस क्या हैं जो वो फेस करते हैं जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन का वो हिस्सा बनते हैं। या ऐसे लोग जहाँ पर रिटेंशन रेट, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर रिटेंशन रेट बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर लोगों से पूछने के लिए कि अच्छा, आप जो छोड़ के जा रहे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, तो आपको क्या चैलेंज फेस करना पड़ा, या आप क्या रीज़न है जिसकी वजह से आप ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ रहे हैं। तो नैरेटिव को आपने देखना है। फिर हमने कॉमन और अनकॉमन चीज़ों को आइडेंटिफाई करके तो उसके बारे में आपने डिस्कस कर देना। तो अब नैरेटिव स्ट्रक्चर्स क्या है, रिसर्चर्स एनालाइज द स्ट्रक्चर
and organization of narratives including elements such as plot, character, setting, conflicts and resolutions. अब ये हमारा जो है ना ये एक पूरा वे है, नैरेटिव स्ट्रक्चर कैसे है कि प्लॉट क्या है। जैसे हम स्टोरी के अंदर बात करते हैं कि इसका इन्होंने प्लॉट के मतलब कॉन्टेक्स्ट क्या है। इसके बाद करेक्टर या आपका को इंडिविजुअल था उसकी बैकग्राउंड, और फिर आपकी सेटिंग क्या है, आपने उसको किस टाइम पे अप्रोच किया, उस वक्त आपकी क्या थी फीलिंग्स वगैरह और चीज़ें। उसके बाद फिर कॉन्फ्लिक्ट्स, और फिर उसके बाद आपने रिजोल्यूशन। मतलब आपने जो भी स्टोरी आपने लिखनी है ना उनके नैरेटिव्स को, तो आपने उसको इस स्ट्रक्चर के थ्रू जब उसको ऑर्गेनाइज कर लेंगे तो उसके बाद आप हर स्टोरी का को जब हम लोग ये एक स्ट्रक्चर दे देते हैं नैरेटिव स्ट्रक्चर, तो उसके बाद हम लोग उसको अच्छे तरीके से वो एनालाइज कर सकते हैं। दे एग्जामिन हाउ नैरेटिव्स आर कंस्ट्रक्टेड एंड हाउ वेरियस कंपोनेंट्स कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल मीनिंग एंड इंटरप्रिटेशन। अब ये हमें जितना भी जब हमने लिखा है ना कि प्लॉट कैरेक्टर, अब हम इस पर हिस्टोरिकल एविडेंसेस या हिस्टोरिकल रूट्स ऑफ इंडिविजुअल के बारे में बात कर सकते हैं कि वो उसकी हिस्टोरिकल रूट्स क्या थी, उसने नैरेटिव को कैसे परसीव किया, उसने इंटरप्रेट किया और वो उस नैरेटिव के साथ कैसे स्टिक हो गया। तो हम लोग जब इसको ये हमें पता चल जाता है कि जब हम सारे इंडिविजुअल से इस किस्म का डाटा लेंगे तो हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि वो किस तरह से एक फिनोमेना को मीनिंग देते हैं या अंडरस्टैंड करते हैं। फिर इसके बाद है कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस किस चीज़ का, नैरेटिव्स का कंटेंट एनालिसिस। नैरेटिव एनालिसिस, कंटेंट एनालिसिस एक अलग से भी अप्रोच है कि हम लोग एक ऑलरेडी इस्टेब्लिश कंटेंट है उसका एनालिसिस करते हैं, लेकिन नैरेटिव्स एक जो भी आपको नैरेटिव मिला, जो भी आपको स्टोरी मिली है लोगों से, मतलब आपने 10 से 15 लोगों का डाटा इकट्ठा किया, आपने स्टोरीज़ उनकी सुनी और उसके बाद फिर आपने एक रिपोर्ट करना है। तो अब आपने उसका कंटेंट कि उसमें कितनी ऑथेंटिसिटी थी या उसमें क्या मीनिंग्स छुपे हुए हैं, और तो उसको हम लोग कंटेंट एनालिसिस कहते हैं। तो कंटेंट एनालिसिस, नैरेटिव एनालिसिस इन्वॉल्व्स अ केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ द कंटेंट ऑफ द नैरेटिव्स एंड रिसर्चर्स आइडेंटिफाई recurring themes, motifs, symbols, metaphors, or a linguistic pattern that convey meanings and insights. This content analysis helps uncover implicit messages, cultural norms और shared understanding embedded within the narratives. तो जो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है वो हमारे उस कंटेंट को अंडरस्टैंड करने के बाद समझ आती है। इसके बाद की करैक्टरिस्टिक्स में हमारा मकसद क्या होता है कि हम उनमें से जो भी स्टोरीज़ हमें मिली हैं उनमें से हम लोग मीनिंग्स ड्रॉ कर सकें, हम लोग पैटर्न्स ढूंढ सकें, कॉमन पैटर्न्स ढूंढ सकें, फिर डाइवर्जिंग पैटर्न्स ढूंढ सकें जो कि आपको डिफरेंट नज़र आते हैं और जो किसी फिनोमेना से रिलेटेड हैं तो, या कॉमन नज़र आते हैं तो आप उसको कॉमनैलिटीज़ के अंदर डाल दें। इसी तरह जब हम उसकी प्रेजेंटेशन करेंगे तो हम लोग डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग के थ्रू भी हम लोग उसको नरेट कर सकते हैं। तो फोकस ऑन मीनिंग क्या चीज़ है, द एम्फेसिस इज ऑन अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग इंडिविजुअल्स अटैच टू देयर एक्सपीरियंसेस एंड हाउ दे इंटरप्रेट दीज एक्सपीरियंसेस एंड देन अच्छा इसके बाद है टेम्पोरल डायमेंशंस। हम लोगों ने मतलब हम हर स्टोरी का एक टेम्पोरल डायमेंशंस के थ्रू भी एक कैरेक्टर्स डिफाइन कर सकते हैं। जैसे टेम्पोरल डायमेंशन, डायरेक्टिव रिसर्च कंसिडर दी टेम्पोरल नेचर ऑफ स्टोरीज, लुकिंग एट हाउ पास्ट इवेंट्स इन्फ्लुएंस प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस एंड फ्यूचर एस्पिरेशन। जैसे पास्ट इवेंट या पास्ट में क्या हुआ था कि अब वो उसने एक लोगों की मैंटेलिटी ये बना दी जो अभी करंट है। तो उसमें पास्ट एक्सपीरियंसेस, जैसे कि जापान के अंदर भी मैंने बात की थी कि जापान में लोगों की जो लोग अपनी इतना ज़्यादा वो अपने हिरोशिमा और उसमें उसकी वजह से इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं कि लोगों ने अब आके शादी करना छोड़ दिया, क्योंकि उनके वहाँ पे उस जगह पर बच्चे अब नॉर्मल पैदा होते थे, तो उस वजह से उस डर से चीज़ों उन्होंने ना अपनी जनरेशन को स्टॉप कर दिया एक तरह से। तो टेम्पोरल डायमेंशंस क्या चीज़ है कि पास्ट इवेंट्स किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपके फ्यूचर एस्पिरेशंस को। फिर कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है, इट सिचुएट्स इंडिविजुअल स्टोरीज विद their broader social, cultural and historical context. And cultural understanding, कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी क्या है, तो इंडिविजुअल की स्टोरी किस एरिया से रेलिवेंट है और किस कल्चर से रेलिवेंट है उसको हम देख सकते हैं। फिर पार्टिसिपेंट वॉइस, इसी तरह से पार्टिसिपेंट की वॉइस हमें समझ आती है। अच्छा, कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग के अंदर आप ये इस तरह से, जैसे हम लोग कोई शादी ब्याह का फंक्शन है, शादी से रिलेटेड कोई ट्रेडिशन है, उनकी ट्रेडिशंस को हम लोग मुख्तलिफ़ कल्चर्स में
आइडेंटिफाई करें कि मुख्तलिफ़ कल्चर्स के अंदर किस तरह से मुख्तलिफ़ शादियाँ की जाती हैं, और मतलब उनके अंदर वो क्या पास्ट से जो आ रही हैं चीज़ें, या उनकी क्या ट्रेडिशन, एक ट्रेडिशन वो किस तरह से वो बनी, उसका कैसे इनाग्रेशन हुआ, या वो किस तरह से उस कल्चर के अंदर इम्बेड हुई और लोगों ने उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। तो इसी तरह से एक फ़िनोमेना को लेके हम लोग अपने नैरेटिव्स को डिफ़ाइन करते हैं मुख्तलिफ़ लोगों को की अंडरस्टैंडिंग, परसेप्शंस और उनकी उस चीज़ से या उस फिनोमेना से रेलिवेंस जो है उसको हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। इसके बाद फिर की कैरेक्टरिस्टिक में इंटरप्रेटिव अप्रोच, कि ये एक जो नैरेटिव एनालिसिस है वो इंटरप्रेटिव अप्रोच है। इंटरप्रेट करके आपको समझ आती है। इंटरप्रेटिव मतलब कि इंटरप्रिटेशन के थ्रू। तो नैरेटिव एनालिसिस अडॉप्ट्स एन इंटरप्रेटिव अप्रोच। इंटरप्रेट किया जाता है जो भी आपकी स्टोरी है उसको रिसर्चर जो है वो इंटरप्रेट करता है, उसका मीनिंग ड्रॉ करता है। रिकॉग्नाइजिंग दैट द नैरेटिव्स आर सब्जेक्टिव कंस्ट्रक्शंस इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल एंड socio-cultural context. Researchers aim to understand the meanings attributed by narrators and interpret the narratives about broader social, cultural और historical discourses. Emphasis on context क्या है, context के ऊपर कैसे ये डिपेंड करता है। Narrative analysis pays attention to the social and cultural context in which narratives are situated, and researchers consider how cultural norms, power dynamics, social structures and historical factors शेप द नैरेटिव्स एंड इन्फ्लुएंस द स्टोरी टेलिंग प्रोसेस। ठीक है, तो हम लोग जब लोगों से स्टोरी सुनते हैं तो हमें ये कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए कि सोशल स्ट्रक्चर क्या हैं, हिस्टोरिकल फैक्टर्स क्या हैं, और उसके बाद फिर नैरेटिव्स को किस तरह से नैरेटिव एक डेवलप हुआ है और उसको हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिर रिफ्लेक्सिविटी क्या चीज़ है कि हम रिफ्लेक्ट, एक रिसर्चर जैसे रिफ्लेक्ट बैक करता है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है, तो इसके अंदर भी नैरेटिव्स के मुख्तलिफ नैरेटिव्स को अंडरस्टैंड करके एक अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है। तो एक रिसर्चर एंगेज इन रिफ्लेक्सिविटी बाय क्रिटिकली रिफ्लेक्टिंग ऑन देयर assumptions, biases and positions of power in relation to the narratives. This acknowledges their role in the interpretation process and consider the potential impact of their interpretation on understanding of the narratives. ठीक है, तो ये हमारी रिफ्लेक्सिविटी को रिपोर्ट करता है। इसके बाद हमारा है आइटरेटिव एनालिसिस। जब हम आइटरेटिव एनालिसिस को अंडरस्टैंड कर लें कि आइटरेटिव एनालिसिस क्या चीज़ है, कि जब हम एक इंडिविजुअल का इंटरव्यू लिया, फिर हमने दूसरे इंडिविजुअल का इंटरव्यू लिया, हमने फिर क्या किया, जो तीसरे इंडिविजुअल का इंटरव्यू लिया तो हमने पीछे गए हमने फर्स्ट जो इंडिविजुअल का इंटरव्यू लिया था उसके अंदर से हमने देखा कि अच्छा हमें क्या पैटर्न्स मिल रहे हैं, क्या किस बेस के ऊपर इसने ये रिपोर्ट की है, और उसके बाद फिर हम लोग जब फोर्थ का इंटरव्यू लेंगे, इसी तरह से हम लोग जब जो नए इंटरव्यूज़ ले रहे हैं हम लोग पीछे भी देख रहे हैं, हम लोग आगे भी देख रहे हैं, क्या कॉमन पैटर्न्स आ रहे हैं, क्या डिफरेंट पैटर्न्स आ रहे हैं, क्या नई चीज़ बात पता चल रही है, क्या लोगों के अंदर क्या अंडरस्टैंडिंग है। तो हम उसको आइटरेटिव एनालिसिस कहते हैं, जिसके अंदर हम बैक भी जा रहे हैं, फोर्थ भी जा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने एनालिसिस को तरतीब दे रहे हैं। तो हम लोग जैसे जैसे डाटा इकट्ठा कर रहे हैं उसी एनालिसिस के दौरान उसी एनालिसिस भी उसी दौरान ही करें। तो नैरेटिव एनालिसिस ऑफन इन्वॉल्व्स आइटरेटिव एनालिसिस वेयर researchers move back and forth between the whole narratives and smaller segments, identifying patterns and generating codes or categories. This iterative process allows for a comprehensive enhanced analysis of the narratives. अच्छा, इसके बाद आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इन कंडक्टिंग रिसर्च। जो आप नैरेटिव एनालिसिस है, सबसे पहले हम रिसर्च क्वेश्चन डेवलप करते हैं। रिसर्च क्वेश्चन आपका ऐसा होना चाहिए जो कि नैरेटिव एनालिसिस के लिए अप्रोप्रिएट हो। जैसे हमने लोगों का नैरेटिव अंडरस्टैंड करना है तो फॉर्मुलेट रिसर्च को दैट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस एंड मीनिंग दे स्क्राइब टू देयर एक्सपीरियंसेस। तो कोई भी फिनोमेना से रिलेटेड कोई भी नैरेटिव अगर आपने डेवलप करना है या उससे रेलिवेंट आपने रिसर्च करनी है तो आप अपने रिसर्च क्वेश्चन में उसको मेंशन करेंगे। फिर आप अपने उस फिनोमेना से रिलेटेड जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं जो उस फिनोमेना के साथ डील करते हैं उनकी वो वाले पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद फिर हम जब डाटा कलेक्शन करेंगे, इंटरव्यूज़, रिटर्न नैरेटिव्स भी हो सकते हैं, ऑब्जर्वेशन एंड डॉक्यूमेंट आर्टिफैक्ट्स भी हो सकते हैं। आर्टिफैक्ट्स होता है जो कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स होते हैं या हिस्टोरिकल आपके होती हैं, फ़ोटोग्राफ्स हो गई, डॉक्यूमेंट्स हो गए, इससे रिलेटेड जो भी आर्टिफैक्ट्स कहलाते हैं। तो डाटा कलेक्शन जो है हमने अपने कैसे करनी है, ये हम लोग अपने नैरेटिव एनालिसिस के लिए इंटरव्यूज़ करते हैं और उसके बाद रिटर्न नैरेटिव्स भी देखते हैं। इसके बाद डाटा एनालिसिस के अंदर ही ट्रांसक्रिप्शंस
कोडिंग एंड थीम्स एंड ट्रांसक्रिप्शंस क्या चीज़ है, ट्रांसक्राइब इंटरव्यूज़, यानी जो भी हमने इंटरव्यू लिया है उसको ट्रांसक्राइब एंड अदर नैरेटिव डाटा वर्बेटिज्म टू कैप्चर द नॉइसेस ऑफ पार्टिसिपेंट स्टोरीज़। जो स्टोरीज जो हमें मिली हैं उनका हमने क्या करना है, उनकी हमने ट्रांसक्रिप्ट्स बना लेनी है, रिटन ट्रांसक्रिप्ट्स। जो जैसे हमने वर्बल इंटरव्यूज़ लिए हैं उसको हमने टेक्स्ट में फॉर्म में कर लेना है, कन्वर्ट कर लेना है। फिर हमने उसके कोडिंग एंड थीम, जैसे हम लोग आगे वाले लेक्चर्स के अंदर एनवीओ के बारे में भी डिस्कस करेंगे, तो आइडेंटिफाई थीम अपने जो हम लोगों के एनवीओ होता है वो हमें इनिशियल कोड्स डिफाइन करके दे देता है कि ये कौन से उसके अंदर लोगों ने क्या एक पैटर्न दे देता है कि लोगों ने क्या जो है वो बात की है, या क्या वर्ड्स जो हैं वो ज़्यादा कॉमन आए हैं। तो हमें इनिशियल कोड जो हैं वो देते हैं। कोडिंग एंड थीमिंग का जो प्रोसेस है ये हम एनालिसिस वाले चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन हमें इनिशियली थोड़ा सा बताने के लिए कि हम वहाँ से वो थीम्स ड्राइव करते हैं। थीम जो होती है एक बड़ी कैटेगरी होती है एज़ कम्पेयर टू कोड। कोड क्या चीज़ है जिसमें हम लोगों को इनिशियल जो एनवीवो है वो आपको इनिशियल नोड्स दे देती है, इनिशियल नोड्स बन के एक स्ट्रक्चर करके दे देती है आपको टेक्स्ट का। तो आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छा ये स्ट्रक्चर आ रहा है, उसको आप एक थीम के अंडर कंसिडर करना शुरू कर देते हैं। अब आपकी थीम या थ्योरेटिकल, इसको थीम या थ्योरेटिकल डायमेंशन भी कहते हैं। तो उसकी वो बड़ी अम्ब्रेला होती है जिसके अंडर मुख्तलिफ़ तरह के आपको थीम्स नज़र आएंगे या उसकी कैटेगरीज नज़र आएंगी, जिसको हम अभी आके डिस्कस भी करेंगे। लेकिन हमने आइडेंटिफाई करना है थीम्स को और नैरेटिव स्ट्रक्चर के एनालाइज स्ट्रक्चर। हमने जो भी स्टोरी एक सुनी है लोगों की, उसको एनालाइज स्ट्रक्चर ऑफ नैरेटिव लुकिंग एट एलिमेंट्स सच एज प्लॉट, करैक्टर, सेटिंग एंड सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। ठीक है, तो प्लॉट हम इसके अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं अपनी स्टोरी को। प्लॉट क्या है, करैक्टर क्या है, सेटिंग क्या है, और उसके बाद सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, ये किस किस तरह से लोगों ने इसको रिपोर्ट किया। ठीक है, तो और इस फिनोमेना को उन्होंने अप्रोच किया या उसकी फिनोमेना की उसके अंडरस्टैंडिंग को डेवलप किया या दिया मीनिंग दिया। तो कॉन्टेक्चुअल एनालिसिस। सो अब यहाँ कॉन्टेक्चुअल एनालिसिस में आपका कंसिडर द सोशल, कल्चरल एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इन विच द नैरेटिव्स आर सिचुएटेड टू अंडरस्टैंड हाउ दिस कॉन्टेक्स्ट इन्फ्लुएंस द स्टोरीज। इसके बाद इंटरप्रिटेशन, हमने जब हमने डाटा एनालिसिस कर लिया, थीम्स ड्रॉ कर लिए, उसके बाद हमने उसको इंटरप्रेट करना है। इंटरप्रेट द नैरेटिव्स टू अंडरस्टैंड द मीनिंग पार्टिसिपेंट अटैच टू देयर एक्सपीरियंसेस। This interpretation involves looking at how participants construct their identity and make sense of their lives through storytelling। ठीक है, तो हमने जो ये इंटरप्रिटेशन कर रहा है, ये कौन कर रहा है, ये रिसर्चर कर रहा है। तो हमने रिसर्चर ने एक लोगों के नैरेटिव्स को इंटरप्रेट करना है, मीनिंग ड्रॉ करना है उसमें से। प्रेजेंटेशन एंड फाइंडिंग, प्रेजेंट द फाइंडिंग इन द वे दैट ऑनर्स द पार्टिसिपेंट्स वॉइसेस एंड स्टोरीज। दिस often involves writing a detailed narrative rich report that include direct quotes and stories from participants। जो हम लोग जैसे कोई भी फिनोमिना हमने थीम एक ऊपर ढूंढ लिया है, उसको थीम को हमने अब सपोर्ट करना है अपने जो पार्टिसिपेंट हैं उनकी वॉइस के साथ या उनकी कोड डायरेक्ट कोट्स के साथ। हमने टेक्स्ट में से उन कोट्स को ले लेना है कि ये यहाँ से हमें कोट मिल जो हमारा पार्टिसिपेंट था, इंटरव्यू पार्टिसिपेंट, उसने हमें ये रिपोर्ट किया, ये बताया है। फिर रिफ्लेक्ट ऑन द रिसर्चर्स रोल and perspective, acknowledging how their background and assumptions may influence the interpretation of the narratives। ठीक है, किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं नैरेटिव्स को। इसके बाद एम्प्लॉय ऑन बोर्डिंग। अब ये जो एग्जांपल्स हैं थोड़ी सी, एम्प्लॉय ऑन बोर्डिंग एक्सपीरियंस के आपने नए लोगों को हायर किया है तो उनका आपने एक नैरेटिव एनालिसिस कर लेना। इसी तरह से कैरियर ट्रांजिशन स्टोरीज़, मतलब हमने कुछ लोग प्रमोट हुए हैं, उनकी प्रमोट करने के या उनको अपने एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया है, तो उनके क्या स्टोरी डेवलप हुई, मतलब उनके क्या एक्सपीरियंसेस हुए एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में मूव करने से, तो ये एक नैरेटिव बिल्ड हुआ। तो उसको हम जब मतलब हमारी रिसर्च का क्वेश्चन ये हो सकता है कि हमने इन्वेस्टिगेट क्या करना है, द नैरेटिव ऑफ एम्प्लॉयज हु हैव ट्रांजिशन इनटू द न्यू रोल्स और डिपार्टमेंट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके ऊपर आपने नैरेटिव एनालिसिस। अब ये जो स्पेसिफिक टू ऑर्गेनाइजेशन होता है तो वहाँ से हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है कि लोग किस तरह से इन चीज़ों को बिल्ड करते हैं। इसी तरह से लीडरशिप या ओबी के अंदर नैरेटिव एनालिसिस। एंड अब जैसे एक एग्जांपल ये है कि एनालाइजिंग स्टोरीज द लीडर्स टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लीडर्स की स्टोरी सुनेंगे कि आपने ग्रो कैसे किया, या मैनेजर जो थे वो किस तरह से कहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया और उसके बाद उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे ग्रो किया, उनका कितना लंबा टेन्योर जो था उसकी क्या स्टोरी है।
तो उसका भी एक एनालिसिस किया जा सकता है। तो हमारे पार्टिसिपेंट्स होंगे मैनेजर्स जिनका एक्सपीरियंस 10 से 15 साल का है, तो और इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ है, तो उसका उनका हम एक नैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। इसके बाद नैरेटिव हो सकता है, नैरेटिव एनालिसिस चेंज के प्रोसेस के अंदर हो सकता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज का प्रोसेस हुआ, कोई चेंज आया और स्ट्रक्चरल चेंज हो सकता है, मर्जर हो सकते हैं, एक्विजिशंस हो सकती हैं, रीस्ट्रक्चरिंग हो सकती है, कल्चरल शिफ्ट्स हो सकती हैं, तो विज़न का चेंज हो सकता है या ऑनर का या उनका तो विज़न कैसे चेंज हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग आपने चेंज को जब इम्प्लीमेंट किया तो उसमें लोगों की क्या अंडरस्टैंडिंग थी, लोगों की क्या फीलिंग्स थी, तो उसको आपने रिपोर्ट किया। तो चेंज के नैरेटिव्स को लोगों के क्या उसका क्या था। अब इसमें एग्जांपल के तौर पे जैसे जैज़ वारिद का मर्जर एक्विजिशन हुई थी, जैज़ ने वारिद को एक्वायर कर लिया, तो उसके अंदर क्या स्टोरीज़ लोगों की बिल्ड हुई, क्या लोगों की अंडरस्टैंडिंग हुई या उस वक्त के क्या फियर्स थे, क्या थी चीज़ें कि जो कि उन्होंने इसको सक्सेसफुल बनाया या बना, उस चेंज को उन्होंने कैसे एक्सेप्ट किया और लोगों की इमोशंस क्या थे, फीलिंग्स क्या थी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना नैरेटिव एनालिसिस वो कर सकते हो। इसके बाद कंज्यूमर ब्रांड स्टोरीज आपके कंज्यूमर के साथ या ये मार्केटिंग से रेलिवेंट मैंने कुछ निकाली थी एग्जांपल्स के आपने ब्रांड के साथ क्या एक्सपीरियंस है, फिर आपका कस्टमर एक्सपीरियंस, आपका कस्टमर के साथ कैसा एक्सपीरियंस है, उनकी नैरेटिव और मुख्तलिफ कस्टमर्स के साथ आप लेके तो अपना नैरेटिव एनालिसिस कर सकते हो। इसी तरह से मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एजुकेशन, ये मुख्तलिफ मैंने फील्ड्स लिखती थी जहाँ पर नैरेटिव एनालिसिस किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, तो इसको आप ज़रा रिव्यू कर लीजिएगा। तो हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में मुख्तलिफ दूसरी अप्रोचेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।